सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बाकी सबको मेरा नमस्कार। हूँ डॉक्टर सुमित, आप सभी का स्वास्थ्य सलाम है। बेसिकली रोशनी का एक सफर है, वो कोई पुराना सफर नहीं। शुरुआत मैंने सीकर से ही करी थी और मैं सीकर की पावन धरती को नमन करता हूँ, क्योंकि मेरा जो बर्थ प्लेस है, जो जन्मस्थली है, वो सीकर है। स्कूल मेरा पीछे वाला है, दिगंबर जैन स्कूल, जहाँ से मैंने 8वीं क्लास में शिक्षा अर्जित करी थी। लेकिन जैसे कि जानते हैं कि जीवो परम धर्म के अहिंसा के पथ पे चलते हैं, तो जब मैंने बायोलॉजी लिया था तो यहाँ पे पैडल काटना अलाउ नहीं था, तो मुझे फिर एसके स्कूल जाना पड़ा था। श्री कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहाँ से मैंने 9th 10th 12th किया और उसके बाद मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। एसएस मेडिकल से मैंने एमबीबीएस किया। बेसिकली रोशनी के पीछे जो पर्पस था कि मैं काफी समय से सीकर में बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा था। शुरू में मेरे कैंप्स के नाम होते थे शक्कर से टक्कर, डायबिटीज वर्कशॉप, डायबिटीज शोभा और डायबिटीज शिविर। पर मुझे समझ थोड़ा ये आता कि शायद इन शब्दों से काम नहीं चलेगा, तो तुमने तो किसी ऐसे शब्द की तलाश में चले जो समाज को कुछ दिखाए। मैं ये कहता हूँ, किरणें चाहे सूर्य की हो या आशा की हो, जीवन से अंधकार को मिटा देती है। तो रोशनी का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि आप आदमी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, शिक्षित करना और सजग करना। मैं हर फर्स्ट सीकर आता हूँ, हर पेशेंट को एक ही बात कहता हूँ कि आपकी अपनी हेल्थ या स्वास्थ्य के प्रति आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम हमेशा अक्सर क्या करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, समाज का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमेशा खुद के साथ भी चीटिंग करते हैं, कि जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल है। लेकिन हम सभी लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को खराब करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार डे बाय डे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसर्च ये कहता है कि वर्तमान में 15 से 30 साल के बच्चे हैं, वो अभी प्री डायबिटिक फेज में है। बिकॉज हम लोग लगातार कैंप्स वगैरह करते रहते हैं, स्क्रीनिंग करते रहते हैं, आंकड़े या नंबर्स किसी को नहीं बताते हैं, एग्जैक्टली किसी को यही पता कि वो नाम फंसने वाला है। और जैसे हम अभी रिसेंटली आईपीएल खत्म हुआ था, आईपीएल में रहता है कि 15 के बाद में टीम का स्कोर क्या होगा, 18 के बाद में क्या होगा, 20 के बाद में क्या होगा। उसी तरह से डायबिटीज को लेकर तो हमारी फोरकास्ट है, वो ये है कि ये जो एज ग्रुप है, बच्चे जो है, इन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज 2 साल बाद ये जो पॉपुलेशन होगी लार्ज नंबर में होगी। बिकॉज वर्तमान में हर वर्ष भारत के अंदर 1 करोड़ नया डायबिटीज का पेशेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। लेकिन जनरली पेशेंट ये कहते हैं, बताओ ये क्या फर्क पड़ता है। बात फर्क पड़ने की नहीं थी, बात इस बात की है कि बिकॉज इससे हमारा इकोनॉमिकल बर्डन है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और मैंने अभी कुछ समय पहले जैन के साथ डिस्कशन किया था, आपने कुछ डाटा बनाए थे इस कैंप के साथ कि क्यों ना स्कूल के अंदर पोस्टर कॉम्पिटिशन और लाइफस्टाइल शुरू करें। कुछ बच्चों ने पोस्टर्स बनाए भी हैं, जैसा मेरे लेफ्ट साइड में लगे, आपके राइट साइड में लगे हुए भी हैं। बेसिकली इसके पीछे एक पर्पस था, जब बच्चा वेबसाइट के ऊपर पोस्टर्स बनाएगा तो पूरी की पूरी जो फैमिली है वो शिक्षित हो जाएगी। बिकॉज जब बच्चा अपने लिए बेसिकली कागज खरीदेगा, स्केच पेन बनाने के लिए कलर्स लेगा, गूगल पर भी सर्च करेगा, मम्मी भी हेल्प करेगी, पापा भी हेल्प करेंगे, दादा दादी भी हेल्प करेगा। इस बहाने पूरी की पूरी फैमिली एजुकेटेड यानी शिक्षित हो जाएगी। तो मेरा एक उद्देश्य रहता है कि किसी तरह से इस बीमारी को रोका जाए। बिकॉज पाकिस्तान से पता नहीं कितनी कब होगा, पाकिस्तान तो 2 बार मार भी खा चुका, लेकिन वर्तमान में जो हम मार खाने वाले हैं वो अपनी लाइफस्टाइल से मार खाने वाले हैं। मैं हमेशा बच्चों को यही बात करता हूँ, स्कूल में ऑलमोस्ट करता हूँ, मैंने स्कूल में काफी सारे स्कूल सीकर में कवर किए हैं। वर्तमान स्कूल में भी मैंने लास्ट ईयर अपना कार्यक्रम किया था। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, पहले पैंट लगाते रखी हुई है, हम बैग क्यों लगाते हैं? सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि पैंट नीचे ना गिर जाए, या इसलिए लगाते हैं कि स्कूल ड्रेस का पार्ट है, हम बैग क्यों लगाते हैं? हमेशा मेरा एक ही सवाल होता है कि बैग क्यों लगाते हैं? कोई विशेष रीजन? बैग हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा पेट सीमा रेखा से बाहर ना आए। बिकॉज जैसलमेर बॉर्डर, बाड़मेर बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, कश्मीर बॉर्डर में भारत सरकार ने
तालाबंदी करेंगे ताकि शत्रु हमारे देश में प्रवेश न करे। उसी तरह से हम बैग इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो पेट है वो सीमा रेखा से बिल्कुल बाहर ना निकले, बिकॉज जब पेट सीमा रेखा से बाहर निकलता है तो हमारे शरीर पर बीमारियों का आक्रमण बढ़ जाता है। यानी कि मोटापा बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलिन की डिमांड बढ़ती है, तो हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और इवन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और पिछले कुछ दशकों में हम लोग अपने पेट की साइज से ज्यादा खाना खाने लगे हैं, बिकॉज इतना कैंसर होने का जो रीजन है, या डायबिटीज होने का जो रीजन है कि ओवर फीडिंग है। अभी लोग जब कैंप में आ रहे थे तो ऐसे बात कर रहे थे कि इनको कैंसर हो गया, इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है? बिकॉज जैसे हम लोग सभी ग्राउंड के अंदर चींटियों को आटा डालते रहते हैं या कीड़े मकोड़ों के लिए खाना डालते रहते हैं, कुछ समय बाद उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है कि पहले हमें 4 चींटे थे और हमें 50 चींटे हो गए और 50 के आगे हमें 100 चींटे हो गए। उसी तरह से हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं कि कोशिकाएं होती है, जब इनका ओवर न्यूट्रिशन होता है, ओवर डाइट की होती है, तो उनकी साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, नंबर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें से कुछ इमेच्योर सेल्स होती है, यानी कि अपरिपक्व कोशिकाएं होती है जो जाकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोग यही कहते हैं, अगर आपको 2 चपाती की भूख है तो आपको 1 चपाती या 1.5 चपाती ही खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ 3 चपाती या 4 चपाती है। बिकॉज ओवर न्यूट्रिशन या ओवर डाइट या ओवर अगर आप खाना खाते हैं तो डेफिनेटली मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ में डायबिटीज भी बढ़ता है और हमें कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। बिकॉज पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हम शायद कैंसर पर सीकर में आपको गाँव ढाड़ी या जहाँ पर एक खेत में एक मकान बना है वहाँ पर भी कैंसर पेशेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। बिकॉज कैंसर होने के बाद जो व्यक्ति है उसका तो ट्रांसफर हो जाता है, मैं डेथ को हमेशा ट्रांसफर ही बोलता हूँ, कितना ट्रांसफर वहाँ हो गया है, तो बेसिकली ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन साथ में परिवार भी कमजोर हो जाता है, बिकॉज इलाज भी ज्यादा पड़ता है और रिजल्ट अल्टीमेटली बिग जीरो होता है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसे कैसे रुके। हमेशा यही कहता हूँ, हमें है खाना जितनी भूख है उससे हमें कम खाना चाहिए। दूसरा, आप देखते हुए कुछ लोग छोटी अवस्था में, एज तो है 28 साल, लेकिन शरीर से लगते हैं 40 साल के। रीजन कि हमारी बर्थ एज जो होती है वो तो सरकारी आंकड़े में अनुसार महत्वपूर्ण होती है। जैसे मेरा बर्थ हुआ 16 जनवरी को और मेरा ईयर ऑफ जो बर्थ है 1972 है, तो मेरी एज तो बर्थ एज से कैलकुलेट होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी एज, यानी हमारी शरीर की उम्र क्या है, हमारी बायोलॉजिकल एज क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज आज की तारीख में कुछ बच्चे उम्र तो है 22 साल, लेकिन शक्ल से नजर आते हैं 40 साल के, 42 साल के, 50 साल के। तो उस एज को हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी डाइट को बिल्कुल चेंज करें और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं और तनाव को बिल्कुल कम करें। बिकॉज आज की तारीख में तनाव हर एज ग्रुप में लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चों के बैक के साइज इतने बड़े हो गए कि बचपन कमर लगातार छूटती जा रही है। बिकॉज आगे पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन अभी जुलाई का टाइम शुरू हुआ है, स्कूल में एडमिशन हो गया, तो बिजनेस भी चालू हो गया। ये किताब खरीद लीजिए, ये ड्राइंग का बुक ले लीजिए, बच्चे ड्राइंग करते ही है, कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि बच्चे का जो शौक है तो उसको क्रिकेट खेलना है या बैडमिंटन खेलना है या कैरम खेलना है या उसको पोएट्री में जाना है, उसको तो ड्राइंग बनाना ही है। तो अननेसेसरी ऐसे बच्चों को ये बोझा क्यों बांध देते हैं और डेली उसे ड्राइंग भी बनाते हैं, कलर्स भी बनाते हैं, बच्चा कभी ड्रॉ कुछ करता ही नहीं है और बच्चे की कमर यूं हो जाती है। और जैसे बच्चा 10th पास कर लेता है, सीकर की कोचिंग कल्चर का मैं कहता हूँ फैक्ट्री कल्चर शुरू हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्री में डालो तो आलू निकल आएगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चे को जानने से पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, फिर मुझे जेईई मेंस के एग्जाम क्लियर करना है। हम कभी बच्चे से ये जानने का प्रयास नहीं करते तो आपको एग्जैक्टली बनना क्या है, और ऐसी कंडीशन में ही बच्चे तनाव में आ जाते हैं। दूसरा, हर माँ बाप की जो खुद की जो लालसा होती है, जो अभिलाषा होती है, वो स्वयं जब अपनी पूरी नहीं कर पाते तो बच्चे को बिना जाने पहचाने उस पर थोपने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसा मेरी बात करूं, मैं डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर है, लेकिन मैं जिस फैमिली से हूँ तो आप सभी को पता होगा, मैं सीकर से हूँ, मेरे फादर एडवोकेट हैं, सीकर से ही है और जयपुर शिफ्ट में छोटा ब्रदर हाईकोर्ट में जज है, ब्रदर के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है। मेरे घर में बिल्कुल काले कोट का कल्चर है, मैं अकेला डॉक्टर
बना। मेरे पापा चाहते थे कि मैं वकील बनूं, मैं लॉ करूं, आईएएस का एग्जाम, मैं मजिस्ट्रेट बनूं, मुझे नहीं बनना था। उसी तरह से जिन फैमिलीज में मदर फादर डॉक्टर है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। जब मेरे बेटे ने 12th करा, उसने भी पीसीबी लिया था, लेकिन उसने नीट का तैयारी कर रहा था, एग्जाम उसने क्रैक कर दिया था। तो मैं स्ट्रेस में आ गया, तनाव में आ गया कि यार बेटा तुमने तैयारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट ही कर लिया और तुम एग्जाम क्रैक की फाइनल उसके लिए फाइट कर रहे हो, तुम कैसे कर पाएंगे? उसने बोला पापा देख लेंगे यार। हुआ रिजल्ट की उसने नीट का एग्जाम नहीं दिया, उसने क्रैक का एग्जाम दिया, उसने फर्स्ट सर्टिफिकेट क्लिक किया और राइट नाउ इज एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट, वो भी अभी प्रैक्टिस कर रहा है। यानी कहने का अर्थ है कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे जो बनना चाहते हैं वो बनना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्टडी कॉमेडियन बनना चाहता है, कोई बच्चा अच्छा राइटर बनना चाहता है, या कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है, तो हर फील्ड अच्छा होता है। या कोई बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसको बनने दीजिए ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज ये तो सिर्फ एक खाली नाम के आगे डीआर लिखा हुआ है, एक्सएल लिखा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना लिखा हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, जो हम आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। कि पहला हमारा धर्म है अपने स्वयं के प्रति, अपने शरीर का ध्यान रखें। बिकॉज मैं हर पेशेंट को ये कहता हूँ, आप आरती करते हो और आप स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल अस्वस्थ हो, आप कहते हो बड़ा बार तो बड़ा दुख भी है। तो मैं कहता हूँ कि भगवान भी ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं अपने स्थान में बिल्कुल भी लेके नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये खुद ही अस्वस्थ है, अनहेल्दी है, तो उसको कहीं पे भी और सड़ने दो, उसका लाइफस्टाइल को बढ़ा देते हैं। काफी सारे लोग जो बाप टेढ़े जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, नी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं तो कहता हूँ आराम मशीन में कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं आप लोग पहले दिन से एक्सरसाइज करते हो, और जिससे भी कहता हूँ कि आपको पैदल चलना है, तो कहता है चल तो सकता ही नहीं हूँ। तो मेरा एक ही सवाल रहता है कि भगवान ने आंखें देखने के लिए दी थी, नाक हमें सूंघने के लिए दिया था, जुबान हमें बोलने के लिए दी थी, और दांत हमेशा खाना खाने की चबाने के लिए दिए थे। तो पैर का शरीर में क्या कार्य है, उनका क्या काम है, उसका कोई आंसर ही नहीं है। भगवान ने पाँव हमें चलने के लिए दिए थे, जब हम चलेंगे ही नहीं तो आगे कैसे चलेंगे? जब हम चलना कम कर देते हैं तो हमारी एज भी कम हो जाती है और लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। उनका जो कार्यकाल है वो छोटा हो जाता है। जहाँ पे गवर्नमेंट ने 60 साल की एज कर रखी है रिटायरमेंट की, लेकिन भगवान की रिटायरमेंट की एज बहुत शॉर्ट कर देता है, 35 साल, 40 साल, 45 साल, बोला आजकल तो 50 देखते ही नहीं है। रीजन कि चलना चाहते ही नहीं है। जो जितना ज्यादा चलते हैं वो वर्षों चलते हैं, जो बिल्कुल कम चलते हैं वो लंबे समय तक नहीं चल पाते। दूसरा ये बिल्डिंग भी कॉलम्स के ऊपर खड़ी हुई है, तो मैं कहता हूँ कॉलम के ऊपर छत है, तो अगर कॉलम कमजोर होगा तो छत तो नीचे गिर जाएगी ना बारिश के अंदर, तो ये हमारे पाँव की तरह हमारे शरीर के। दूसरा जब हम छत की भराई कराते हैं तो 6 इंच की भराई कराते हैं और उसका जो लेवल है वो इक्वल रखते हैं। कभी भी आपने देखा कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते, लेकिन हम अपने शरीर की छत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो छत तो गिर जाएगी ना। बिकॉज यहाँ तो 6 इंच की भराई है, यहाँ पे 4 इंच की है और यहाँ पे 1 फुट की है, 1.5 फुट की है, किसी को 2 फुट की भी गहराई है। तो जब आदमी चलता है तो बैलेंस नहीं बनता है, बिकॉज जो पटका बिल्कुल बाहर निकल आता है। तो हमारा छत एक जैसा नहीं है तो कॉलम क्या करेगी, तो गिर ही जाएगी ना। तो बीमारी तो इसीलिए आती है। तो हमने अपने छत को इक्वल रखना चाहिए कि जितनी गहराई यहाँ है उतनी गहराई हमारी यहाँ होनी चाहिए, जो अक्सर हमेशा कम होती है। दूसरा, लास्ट ईयर रोशनी जो मेरा प्रोग्राम है पिछले 8 साल से चालू है। रोशनी का एक ही उद्देश्य है आम आदमी को हम शिक्षित करें, जागरूक करें, ताकि हम उसे बीमारियों खतरे से बिल्कुल टाल सकें। और साथ में इंफोटेनमेंट प्रोग्राम्स भी रहते हैं, बेसिकली वो हेल्थ को लेके ही रहते हैं। और मैं एक ही बात कहता हूँ, मैंने लास्ट शो में भी कही थी, अगर पेट की साइज बढ़ेगी उम्र घटेगी। अगर आपका पेट का साइज बढ़ता है तो आपकी उम्र कम होती जाएगी, बिकॉज जब पेट बाहर निकलता है तो आपको बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि वजन मापने से अच्छा है कि घर में एक पिच टाइप रखें। जैसे पहले हम टेलर जी से कपड़े सिलवाते थे तो वो हमारा काम यहाँ से देते थे। अब क्या हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स का टाइम आ गया, भैया 36 इंच दे दो, 38 इंच दे दो, 40 इंच दे दो, किसी को शर्त में आती। लेकिन जब टेलर यहाँ से मापता था तो पेट के अंदर घुसाते थे, पूरा अंदर घुसाते थे, कितना पतला हो गया। और वो जब से वो बंद हुआ है तब से ये बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। तो मैं यही कहता हूँ, बजाय
करना चाहिए और घर जाके सबसे पहले अपनी कमर की साइज को नापना चाहिए। महिलाओं में कमर की जो साइज है 32 इंच से कम होनी चाहिए और पुरुषों के अंदर मेल्स में 34 इंच से कम होनी चाहिए। अगर आपका साइज से बाहर निकल रहा है तो मान के चलिए कि आपको बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अब वो बीमारी किसी भी रूप में आपको हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकता है, या आपके घुटने भी खराब हो सकते हैं, या जैसे हम लोग कहते हैं सिरदर्द का मामले में कहते हैं रिकड़ पाए या सियाटिका, उसका जो रीजन है वो हमारा यही है। बिकॉज जब ये बाहर निकलता है तो मांसपेशियों को खींच लेता है, तो पीछे की तुम्हारी बैकबोन है उसके पीछे गैप कब हो जाता है, तो वहाँ पे नर्व यानी कि नस दब जाती है, उसकी वजह से हमारे दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, कमर की साइज बढ़ेगी तो उम्र घटेगी। बिकॉज आंकड़े ये कहते हैं जिनका वेट सामान्य से ज्यादा है उनका धरती के ऊपर कार्यकाल सबसे छोटा है। वो समय से पहले ही फोटो उनकी लग जाती है। उस फोटो को लगने से बचाने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना और अपनी डाइट को चेंज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम आज की टॉक शो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि सभी जानते हैं कि मधुमेह डायबिटीज एक तो बहुत वर्षों पुरानी बीमारी है और इस बीमारी के बाद से ही बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, डन डायबिटीज केयर आपका एक बहुत फेमस सेंटर है जयपुर के वैशाली नगर में, तो आपका डेली का रूटीन है, काफी सारे पेशेंट्स आप डेली देखते हैं। तो आपको जैसे जब आप उनको देखते हैं, जैसे ये कहते हैं कि ये हेरिडिटी है, तो बेसिकली कितना परसेंट काम करता है कि जैसे दादाजी को थी या दादी को थी, ये सब कहते हैं कि घर में ये पुरानी चली आ रही है, तो हमारे दादा को भी थी, दादी को भी थी, नानी को भी थी, तो हमें भी होनी होगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली डायबिटीज तो एक अनवैज्ञानिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, लेकिन वर्तमान में जो डायबिटीज का रिस्क फैक्टर है वो बिल्कुल बदल गया है। आज की तारीख हम लोग देखें तो विदाउट फैमिली हिस्ट्री केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका जो मुख्य रीजन है पहला तो है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स, यानी कि हमारे खाने के अंदर व्हाइट फ्लोर यानी कि मैदा का उपभोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा, हम लोग बात करें पैकेट फूड्स की, कि पहले हम लोग पैकेट फूड्स नहीं खाते थे। पैकेट फूड का आप लोग समझ गए कि मैं किस तरह वो इशारा कर रहा हूँ। बिकॉज आज की तारीख में बड़े शहर से लेके छोटी ढाणी और गांव तक हर व्यक्ति सुबह की शुरुआत पैकेट फूड से करता है, यानी कि बिस्किट के साथ करता है। और जितने भी बिस्किट्स होते हैं वो मैदा से बनते हैं प्लस ट्रांस फैट से बनते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, पिछले 4 दिन से हर पेशेंट को कह रहा हूँ कि परसों हमने एक चपाती बनाई थी, आज हम आपको परसों तो आप खा लोगे क्या? तो आदमी मुंह बनाता है कि ये क्या तरीका है, सुबह की सब्जी शाम को खा लोगे क्या? हर आदमी मुंह बनाता है, लेकिन 6 महीने पुराना बिस्किट का पैकेट आदमी रोज खाता है, यानी कि जहर रोज खाता है। हमें उसे सबसे पहले बंद करना चाहिए। बिकॉज जब से बेकरी कल्चर हमारी लाइफ में बढ़ा है तब से हम बीमारी की गिरफ्त में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, खाने में चीनी का उपभोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले ये था कि संयुक्त परिवार का कंसेप्ट हुआ करता था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एक परिवार में 25 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, चाचा और ताऊ या चचेरे भाई का परिवार साथ रहता था। लेकिन आज की तारीख में न्यू जनरेशन है, मॉडर्नाइज्ड युग है, हस्बैंड में बचवा रहना पसंद करते हैं। पहले 1 किलो मिठाई को 40 लोग खाते थे, आज 1 किलो मिठाई को 3 लोग खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि खाना कैसा हो गया। और तीसरा, व्हाइट राइस यानी कि पॉलिश राइस, जो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। राजस्थान में पहले चावल कोई नहीं खाता था, बिकॉज राजस्थान का जो मुख्य भोजन है बाजरा होता है और गेहूं का जो होता है। लेकिन आज की तारीख में बिना चावल के रात ही नहीं होती, नींद ही नहीं आती है, हर आदमी चावल खाना पसंद करता है। दूसरा, पहले हम खाना धीरे धीरे करके खाते थे, आज हम खाना खड़े खड़े स्पीड से खाते हैं। खाना पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मैं ये फेवर में बोलूंगा, खाना बनाने में और सब्जी क्या बनेगी इसको डिसीजन लेने में 2 घंटे लग जाते हैं। ये सब्जी बनाने जाने क्या पता है पसंद ही नहीं आएगी। खाना बनाने में 2 घंटा लगता है, खाने को फिनिश करने में हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं। दूसरा, आज की तारीख में अगर आप जब खाना खाता है तो उसका जो आंखें होती है हमेशा स्क्रीन के ऊपर होती है,
बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी टीवी की स्क्रीन पे होती है, और छोटे बच्चों को जो आंखें होती है वो मोबाइल की स्क्रीन पे होती है या लैपटॉप की स्क्रीन पे होती है। जब वो खाना स्क्रीन पे देख के खाना खाते हैं तो मैं एग्जैक्टली पता ही नहीं लगता कितना खाना खा गए। भूख तो एक रोटी की होती है, लेकिन वो 2 पराठे 3 पराठे 4 पराठे, उससे माँ को भी लगता है बच्चा शौक से खाना खा रहा है, पर वो उसका हाथ नहीं पकड़ता है और कुछ समय बाद में बाहर निकल आता है। और धीरे धीरे करके जब वो 6ठी क्लास में 8वीं क्लास में आता है तो पहले वो भूरे रंग का था और वो काला पड़ने लग जाता है। तो लगता है शायद धूप में फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए वो काला हो रहा है। काला बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, बिकॉज ज्यादा खाना खा रहा है तो शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ रहा है। उसकी वजह से माथा काला होना, गर्दन का काला होना, यहाँ से काला पड़ना, यहाँ से काला पड़ना, यहाँ से काला पड़ना। स्कूल टीचर को लगता है जल्दबाजी में घर स्कूल आया है, सुबह ढंग से नहाया नहीं होगा। माँ बाप को लगता है सुबह का स्कूल है 7 बजे का, बच्चा पूरा 7 बजे नहा रहा है। तो जब शनिवार की छुट्टी होती है पहले तो लड़ाई होती है, बाद में पिटाई होती है, और यहाँ से कालापन बिल्कुल भी नहीं जाता, बिकॉज वो मैल नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसे हम अगर टाइपिंग अगर करेक्ट न करें तो बच्चा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या फिर गर्ल्स आजकल पीसीओडी जो लड़कियों में और फीमेल्स में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आफ्टर मैरिज कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए इनफर्टिलिटी के क्लिनिक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वर्तमान में डायबिटीज बढ़ने का मुख्य कारण है इम्बैलेंस डाइट, खाने में मैदा का उपभोग बहुत ज्यादा, खाने को चबा चबा कर नहीं खाना, खाने को स्पीड से खाना, और खाना खाते वक्त आंखें थाली में घुलने की बजाय स्क्रीन के ऊपर होती है। और चौथा, छोटे बच्चों और यूथ हरी सब्जियां और फल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अगर करते हैं बेकरी आइटम। मैं सुबह 3:30 बजे उठ के 4 बजे वॉक पे जाता हूँ, सीधा का मुझे पता नहीं है। जहाँ का स्टेटस ये है सुबह 4 बजे जोमेटो और स्विगी डिलीवरी कर रहे हैं, यानी कि वो बच्चा पूरी रात से जग रहा है। जिस बच्चे का ऑर्डर 4 बजे डिलीवर हो रहा है, इसका मतलब उसने 3 बजे या 3:30 बजे ऑर्डर वॉक दिया, यानी पूरी रात खाना चल रहा है। तो डेफिनेटली बीमारी तो आएगी आएगी। इन्हीं सब कारणों की वजह से लगातार डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, बिकॉज अनुवंशिक जो था काफी पीछे रह गया। विदाउट अनुवंशिक आज के टाइम में बात करें, आधे परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। आज तक लोग जब वजन बढ़ते हैं ट्रेडमिल खरीद लेते हैं, 4 दिन ट्रेडमिल करते हैं, उसकी दवाई भी होती है, आज भी मैं करूँगा भी मैं करूँगा, और 1 महीने बाद उसके ऊपर टोरिया सूखा होता है, जो हर घर की कहानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है तनाव हर एक रूप में बढ़ता जा रहा है। और आज की तारीख में देवी देवता भी बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले आदमी रोज मंदिर जाता था, देवी देवताओं की पूजा आराधना प्रार्थना और साधना करता था। अब आदमी रोज अस्पताल जाता है मंदिर की जगह, अब उसके देवी देवता हम हो गए हैं, भगवान भी गए, अब हमारी पूजा होती है रोज। तो मैं ये कहता हूँ कि टेम्पल जाने से, मंदिर जाने से आपका तनाव कम होता है, लेकिन अब देवी देवता बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल मंदिर बनते जा रहे हैं, और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बिकॉज आदमी जो है वो भूतकाल के पीछे और भविष्य के पीछे भाग रहा है, वर्तमान के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता, इसी वजह से लगातार डायबिटीज बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात बताई है कि खाना जब हम बनाने जाते हैं तो सबसे पूछते हैं भी क्या क्या खाना है, वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। उस खाने को मात्र 5 मिनट के अंदर ये भी देखा जाता है क्या फिनिश कर दिया जाता है। डॉक्टर ने जो बातें बताई है बहुत अच्छी है, लेकिन एक इसके साथ बात है कि आजकल जो फीमेल्स है वो भी वर्किंग हो गई है, तो घर में कभी कभी ऐसा होता है खाना बनाने के लिए सीखकर का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आपने पूरी अभी सब्जी के देखा होगा कि मीट रखी जाती है या फिर बाई आती है, तो वो खाना बनानी है, तो वो प्रोफेशनल होती है, उनके दिमाग में कुछ और थॉट चल रहा होता है, खाने में कुछ और थॉट जा रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ को लेकर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। तो जब भी खाने की थाली सामने आए, ऐसा मैं खुद हमेशा करती हूँ, तो सबसे पहले उसको एनर्जाइज करें, भगवान का नाम ले, ज़्यादा समय नहीं लगता है, मात्र 40 to 50 सेकेंड्स लगते हैं, और उसके बाद ही उस खाने को खाएं, तो उससे जो उसकी एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है। अगर सबसे पहले बात करती हूँ मिलेट्स की, अभी मिलेट्स आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, मिलेट्स का काफ़ी चलन है, और ये मिलेट्स को अगर हम एक शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो ये हमारा ही अनाज है, जौ बाजरा, राजस्थान के मिलेट्स ही कहलाते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग सिर्फ जाने, तो किन किन लोगों को मिलेट्स का यूज़ करना, जैसे अभी कहा कि गेहूँ कम खाना चाहिए, चावल भी कम खाना चाहिए।
WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल मिलिट्री एड डिक्लेयर किया है और साथ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि हमें पूरा अनाज खाना चाहिए, मिलेट्स खाना चाहिए। देखिए मैं रोज यही सुनता हूँ कि गेहूँ खाने से शुगर बढ़ता है और बाजरा खाने से शुगर नहीं बढ़ता, कम खाने से शुगर नहीं बढ़ता या बेजरे का आटा खाने से शुगर नहीं बढ़ता, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मिलेट्स खाएं? मिलेट्स तो हर घर में उपलब्ध है, इंग्लिश का वर्ड है। जैसे आप उपवास में राजगिरा लेते हैं, कुट्टू का आटा लेते हैं, या सांभर लेते हैं, या फिर हम लोग सिंघाड़े का आटा लेते हैं, ये सारी की सारी चीज मिलेट्स में ही आती है। दूसरा मिलेट्स की हम लोग बात करें तो मिलेट्स में या गेहूं में या फिर चावल में सब में इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऐसा नहीं है कि गेहूं खाने से शुगर बहुत बढ़ जाएगा और सांभर खाने से या बाजरा खाने से बहुत कम हो जाएगा या पेजड़ की रोटी खाने से बहुत कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सबसे इक्वल बढ़ेगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जब से हमारी लाइफ मॉडर्नाइज हुई है यानी आधुनिकीकरण हुआ है, पहले हमारे घरों में आटा हम चक्की से पीसते थे, आज बाहर आते हम सब बोलते चक्की चलाओ, हमने वो चक्की चलाना बंद कर दी। तो पहले हम मोटा अनाज का मतलब होता है मोटा पिसा हुआ अनाज होना चाहिए। मोटा अनाज का मतलब ये नहीं है कि जो बाजरा हो ज्वार हो, यानी आटा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए। आज की तारीख में हम लोग जो आटा खा रहे हैं बेसिकली बिल्कुल बारीक होता है। अगर हम बाजरे के आटे को अगर बारीक पीसे तो वो भी मैदा है, या हम बेसन को बिल्कुल बारीक पीसे तो वो भी मैदा ही है। ऐसा नहीं कि गेहूं से मैदा बनती है, मतलब जो चीज बारीक पीसी हुई है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। गेहूं खाने से, चावल खाने से, बाजरा खाने से तीनों से इक्वली शुगर बढ़ता है। इम्पोर्टेंट पार्ट है आटा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी भूख कम हो जाती है। जब हम बारीक आटा खाते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। 3 रोटी खाने के 2 घंटे बाद हमें फिर भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि रिसेंटली हम लोग अभी कोविड की फेज से निकले, स्कूल बंद हो गए थे, व्यापार बिल्कुल बंद हो चुका था या फिर व्यापारिक गति बिल्कुल स्लो हो चुकी थी। मेड सारे घर पे थे, बच्चे सारे घर पे थे, आप लोग बिल्कुल परेशान हो गए होंगे। हर 3 घंटे में कुछ बनाओ, भूख लगी है। बेसिकली वो भूख लगने का मुख्य कारण है एक तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, दूसरा बारीक पिसा हुआ आटा खाते हैं जिससे हमें बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती है। आप ये प्रैक्टिकल घर जाके कर सकते हो, या जैसे काफी बड़ी ग्रुप से भी बैठे हुए जब आटा हाथ से पिसते थे, मोटा आटा होता था, उस मोटे से हमें संतुष्टि मिलती है और हम कम खाने खाते थे। जैसे मैं हमेशा पेश पर टेक्निक में ऐसे समझाता हूँ, जो हम आटा बाटी के लिए यूज करते थे, बाटी के लिए वो आटा हमें रोज खाने में लेना चाहिए। वो खाना जब खाते हैं तो हम दूध से ज्यादा चपाती नहीं खा सकते। अगर जैसे दही खाते हैं तो हमारा पेट से रिजेक्ट कर देता है। तो इम्पोर्टेंट बात है आटा हमेशा मोटा होना चाहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या बाजरा खा रहे कि जौ खा रहे कि ज्वार खा रहे कि पेजड़ खा रहे, इट डजंट मैटर। बिकॉज इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने यही देखा, बस ये सब मार्केटिंग है। पहले ये था हम सरसों का तेल खाते थे, मूंगफली का तेल खाते थे, लेकिन बीच में सफोला का इतना ज्यादा मार्केटिंग हुआ। सफोला बेसिकली करनी का तेल था, हमने सिर्फ ब्रांड पकड़ लिया और हमने सफोला खाना शुरू कर दिया कि सफोला खाने से हार्ट अटैक नहीं होता है, मूंगफली का तेल खाने से हार्ट अटैक होता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमें हमेशा खाना सीजनल खाना चाहिए, ट्रेडिशनल खाना चाहिए और रीजनल खाना चाहिए। सीजनल का मतलब अभी बरसात का समय है तो हमें टमाटर नहीं खाना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं टमाटर महंगा हो गया, क्यों महंगा हो गया? कि हमने महंगा कर दिया। जब बारिश इतनी गिरेगी तो सब्जी तो सड़ जाएगी ना। जब प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज्यादा है तो चीज तो महंगी हो जाएगी। किसने कहा कि आप टमाटर खाओ, खीरा खाओ? जैसा कि जैन धर्म में कि चौमासे के मौसम के अंदर हरी सब्जियां नहीं खाते, रीजन की इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े या नट काफी हो जाती है, तो सूखी सब्जियां खाते हैं, बेसन की सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं या पापड़ पकौड़ी खाते हैं। और जब सितंबर आते हैं श्राद्ध का समय तो हरी सब्जी शुरू कर देते हैं, बस उसमें नई सब्जियां आ जाती हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट सीजनल खाना चाहिए। अब इस टाइम एप्पल का सीजन नहीं है, डॉक्टर साहब ने बोला फल खाना है तो मुझे एप्पल खाना है। मई में एप्पल आता नहीं है, 250 रुपए किलो एप्पल आता है, स्टोर किया हुआ एप्पल आता है, प्रिजर्वेटिव रखे हुए आते हैं, क्यों खाएं? उस टाइम जो फल आता है आम आता है, आम खाना चाहिए। डायबिटीज का पेशेंट भी आम खा सकता है, ऐसी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है पोर्शन साइज खाना। मैं तो कहता हूँ हर चीज खानी चाहिए, लेकिन कंट्रोल में खानी चाहिए और पोर्शन साइज खाना चाहिए। आधा आराम भी खा सकता है, बिकॉज देसी आम जो होता है उनकी साइज इतनी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आपकी सभी इतनी बड़ी हो गई बिकॉज इंजेक्शंस।
पपीता जो होता है ओरिजिनल इतना ही बड़ा होता है, आज बाजार में इतना बड़ा पपीता मिलता है। मैं हर ठेले वाले को, दुकानदार को पूछता हूँ कि भाई साहब ये पपीता पेड़ पर लगा कि जमीन पर लगा है? बिकॉज पपीते का साइज इससे बड़ा होता है, गिर जाता है। पपीते का जो पेड़ होता है खोखला होता है, उसमें वजन होता ही नहीं है, वजन को बियर ही नहीं करता है। अब 5 किलो का पपीता पेड़ पे कैसे लग सकता है? असंभव है, बिकॉज उसमें पेस्टिसाइड्स लगाए जाते हैं। अब हम जहर खा रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ हमें सीजनल खाना खाना चाहिए। और दूसरा राजस्थान का जो भोजन है, जू है, बाजरा है, गेहूं है, वो ये नहीं खाना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे चावल होता है हम चावल के पीछे पड़ गए। चावल वो लोग खाते जो नदी किनारे रहते थे, मछली वही खाते जो नदी किनारे रहते थे। राजस्थान का आदमी तो रेगिस्तान में रहता है, वहाँ पे पानी होता ही नहीं, तो पानी तो बिना पानी को फंसने हैं, तो गेहूं है, जौ है, बाजरा है, वही हमें खाना चाहिए। दूसरा ट्रेडिशनल खाना चाहिए। पहले जो मिठाई खाते थे, घर में शक्कर बनाने बनते थे, वो बंद हो चुके हैं। न्यू जनरेशन को तो ये नहीं पता कि बनते कैसे हैं। मठरी खाते थे, पता नहीं कैसे बनती है, सब मार्केट से लेके आते हैं। तीसरा मिठाइयाँ जो होती है, मैंने काफी सवाल किया था कि मिठाई के कितने कलर होने चाहिए, मिठाई कितने रंग की हो सकती है? आजकल तो मल्टीपल कलर्स की है। ओरिजिनल मिठाई के कलर क्या हो सकते हैं? मिठाई कभी भी सफेद नहीं होती है, बिकॉज दूध कभी भी सफेद नहीं होता, दूध हमेशा ऑफ वाइट होता है। चाहे गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, बिल्कुल सफेद कभी भी नहीं होता। अगर वो सफेद है, इसका मतलब नकली है, वो पाउडर से बना हुआ है। बिकॉज आप देख सकते हो गाय का दूध में जब मलाई आती है, थोड़ा सा पीलापन होता है उसके ऊपर। भैंस का दूध होता है, उसमें भी पीलापन होता है, सफेद कभी नहीं होता। मिठाई सिर्फ गेहूं से, बेसन से और दूध से बनती है। तो मिठाई के कलर से 3 ही होते हैं। बेसन से बनती है तो पीले रंग की होती है, गेहूं से बनती है तो ऑफ वाइट होती है, और अगर वो किससे बनती है, दूध से बनती है तो ऑफ वाइट होती है। तो अभी जो कलर आ गए, गाढ़ा पीला कलर, हरा कलर, चॉकलेट कलर, सब सिंथेटिक है, तो वो तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है ही ना। दूसरा ट्रेडिशनल सब मिठाइयाँ, जब पहले चक्की खाते थे बेसन की, या मठरी खाते थे, या शक्करपारे खाते थे, या फिर चीनी से बने हुए पेठे खाते थे, वो कभी नुकसान नहीं करते थे। जब से ये मिठाई की दुकान मार्केट में बनना स्टार्ट हुई है, कलर्स आने स्टार्ट हुए, उसके बाद से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, खाना हमेशा सीजनल, ट्रेडिशनल और रीजनल खाना चाहिए। राजस्थान का आदमी गेहूं खाता है, बिहार का आदमी, बंगाल का आदमी चावल खाता है, बिकॉज वो नदी किनारे रहता है। तो वहाँ का जो खाना वो रीजनल है, यानी कि रीजनल होना चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। डॉक्टर इसलिए आपने जो पूरा फोकस दिया है वो ये दिया है कि जो हमारा खान-पीन है वो बेहतर होना चाहिए, तो फिर हमें मेडिसिन की जरूरत भी नहीं रहेगी और हम काफी हद तक शुगर फ्री भी रहेंगे। लेकिन अगर जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी जो पुरानी हैबिट्स होती है, खासकर जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो बच्चे भी कहते हैं भाई अभी उनकी इतनी उम्र हो गई है, ये मानते नहीं है, इनको तो मिठाई चाहिए ही चाहिए। तो उस चीज का सॉल्यूशन आपने ये बताया कि हम थोड़ा सा खा सकते हैं, पोर्शन साइज खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बेसिकली क्या है, हम वो भी एक सर्विंग लेते हैं, 15 ग्राम के आसपास होती है। जैसा आप देख सकते हैं घर में मीट बनाते हैं, एक लिए 7.5 ग्राम के आसपास, लेकिन वो भी सिंपली खा सकते हैं। या फिर जैसे 15 ग्राम के लिए रफली मान लीजिए पिज्जा खाना है, बच्चे हैं, यूथ है, बिना पिज्जा के नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ पूरा पिज्जा खाने के बजाय एक स्लाइस पिज्जा खा सकते हैं। बिकॉज पूरा पिज्जा तो 60 ग्राम का होता है, लेकिन स्लाइस सिर्फ 15 ग्राम का होता है। या हम लोग एक सैंडविच खा सकते हैं, बड़ा सैंडविच न लेके छोटा सैंडविच ले सकते हैं, हाफ पोर्शन ले सकते हैं, मतलब अपने मुंह की ग्रंथियों को, अपने जीभ के स्वाद को सेटिस्फाई कर सकते हैं, या एक रसगुल्ला खा सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, जैसे थोड़ी सी ढील देते हैं ना तो पतंग डूब जाती है। बिल्कुल इसलिए डूब जाती है कि बोलते कि थोड़ा सा खा सकते हैं, तो चीटिंग हमारे साथ आदमी कर रहा है। बोलते कि एक बर्फी खाना है, आदमी शादी में 6 बर्फी खा लेता है। बोलते एक गुलाब जामुन खाना है तो एक उसका हाथ उठता नहीं है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा फिर अभी तो साहब जी आए तो थोड़ी सी मनमानी भी करनी है, तो एक आदमी पीछे जाके में घुसा देगा। तो मतलब जो भी खाना है वो पोर्शन साइज खाना है और बैलेंस में खाना है। बिकॉज आज की तारीख में बैलेंस हर आदमी की लाइफ से खत्म हो चुका है। बैलेंस यानी कि संतुलन। बिकॉज जब से बैलेंस खत्म हुआ है तब से बीमारी की शुरुआत हुई है। तो मैं कहता हूँ साइकिल क्यों चलाते हैं, साइकिल हमें 2 चीज सिखाती है, एक तो हमारी एक्सरसाइज होती है, दूसरा हमें बैलेंसिंग सिखाती है। जैसे ही साइकिल से बैलेंस टूटता है तो घोड़ा हमारा टूट जाता है, छिड़ जाता है। यहाँ से जैसे बच्चा नीचे गिरता है तो घोड़ा सबसे पहले इसके वहां से हट जाते हैं, रीजन कि बैलेंस नहीं है। तो लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर मैंने देखा कि हमें जो सेल्फ कंट्रोल
कोशिश करिए कि उस चपाती की डाइट को हम धीरे धीरे रिड्यूस करें। और खाना जैसे कि जैन डॉक्टर साहब तो बहुत फॉलो करते हैं जैन धर्म को, शायद खुद जो जैन होंगे वो भी इतना नहीं करते होंगे। और ये वाकई में आज प्रूव हो चुका है कि जो जैन धर्म है ये साइंटिफिक है। अब जो भी लोग समझदार हैं, डॉक्टर साहब खाना खा लेते हैं 5:30 का लास्ट होता है और बिल्कुल और एकदम संतुलित भोजन करते हैं, एक सब्जी चाहिए इनको सफिशिएंट। और जो बातें इन्होंने बोली है वाकई में उन सारी बातों को फॉलो करते हैं, इसीलिए इतना फिट है। तो कोई भी चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा हमें समझाए, समझना हम ही को पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है। और वही चीज़ जो घर के बच्चे हैं फॉलो करेंगे। पहले सारी चीज़ें घर में बना करती थी, अब इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भी टाइम मैनेज करें घर के लिए, जैसे मैं भी बाहर का खाना सच में अब नहीं खा पाती हूँ। अगर कोई होटल में जाना है, किसी ने इन्वाइट किया है, तो आप भी मान लीजिए इतना सा खा के मैं घर आ जाती हूँ क्योंकि मुझसे अब खाया ही नहीं जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं अगर हम खुद सेल्फ इन चीज़ों को समझें और अप्लाई करें। और सीजनल फूड हमारे जैन धर्म में बहुत इंसिस्ट किया गया है इन सब बातों के लिए कि जो खाना है वो सीजन के अकॉर्डिंग। फ्रोजन फूड बहुत चल रहा है, मटर फ्रोजन करके रखे जाते हैं और इनफैक्ट आम को भी 500 आम को भी काट के फ्रोजन किया जाता है। बाजार में चपाती आ रही है, टोर्टिलाज आ रही है। तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि जो फ्रोजन फूड है वो हमें खाना चाहिए? मतलब जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। नहीं, इसका आंसर तो ऑलरेडी पहले दे चुका कि जैसे परसों हमारे घर में खाना बना था, चपाती बनी थी, काफी सब्जी बनी थी, तो हमसे आज सुबह लंच में ब्रेकफास्ट में परोसा या लंच में परोसा तो क्या आप खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो फिर हम 4 महीने पहले पड़ा हुआ मटर जो उसमें फ्रोजन किया हुआ से क्यों खाते हैं? बिकॉज उन सब में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। जैसे हम अचार डालते हैं, अचार में नमक क्यों डालते हैं? तीखा, ताकि उसमें फंगस ना लगे। हम मुरब्बे में चीनी डाला है, ज्यादा क्यों डालते हैं? ताकि उसमें फंगस ना लगे। या हम विनेगर यानी सिरका क्यों डालते हैं? ताकि उसमें फंगस ना लगे। बिकॉज शुगर, सॉल्ट एंड विनेगर ये ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं। लेकिन आज की तारीख में इनकी जगह दूसरे प्रिजर्वेटिव्स हमारी लाइफ में आ चुके हैं। जैसे आप लोग बेकरी पे जाते हैं, सीखे में बेकरी का चेक काफी बढ़ गया है, तो आप देखेंगे कि उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है स्टेबलाइजर लिखा होता है, छोटे साइड में मतलब बैक आप बैक साइड में जाएंगे जहाँ पे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, इसमें कैलोरीज कितना है पैराग्राफ है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कितना कार्ब है, कितना फैट है, कितना ट्रांस फैट है। साथ में उसमें ये भी लिखा होता है स्टेबलाइजर प्लस इमल्सिफायर। उनके कोड वर्ड लिखे होता है E डबल जी A0040 का व्हाटएवर जो भी है। तो बेसिकली एक्चुअली ये है क्या, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स है। और प्रिजर्वेटिव्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। यानी कि पेट्रोकेमिकल्स यानी जिससे पेट्रोल बनता है। जैसे अभी वर्तमान में भारत के अंदर सारी की सारी जो गाड़ियां हैं ईवी मोड पे आ चुकी हैं और अपने स्कूटर भी काफी ईवी मोड में आ चुके हैं, जिससे गम की हालत खराब होने वाली है। बिकॉज पेट्रोल और डीजल का भारत में कंजम्पशन लगातार कम होता जा रहा है। तो अब वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं। जैसा अभी मेरी बात हो रही थी वहाँ के कतर के लोग, बहरीन के लोग या ईरान के लोग जिनका मुख्य बिजनेस है तेल का व्यापार, भारत को तेल सप्लाई करते हैं। अगर भारत ईवी मोड पे आ गया कि आज मैंने गाड़ी खरीदी, ईवी चार्जर पे डाल मेरी गाड़ी चार्ज हो गई, तो टेम्परेचर कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये पेट्रोकेमिकल्स आज की तारीख में हमारी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। बिकॉज ये सारे के सारे हमारे खाने के यूज है ताकि हमारा खाना सड़े नहीं, उसे स्टेबलाइजर यानी उसे स्टेबलाइज करें। तो इनकी वजह से हमारी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। कई लोग कहते हैं मैं कुछ खाता नहीं, मेरा पेट बाहर निकल रहा है, बिकॉज हम बेसिकली जो खा रहे हैं प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं। दूसरा कैंसर की हम लोग बात करें कि पहले राजस्थान में, सीकर में या गाँव में या भारत में कैंसर इतना नहीं था। आज की तारीख में रोज सुनने में आता है उसको लंग का कैंसर हो गया, उसको ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, उसको स्टमक का कैंसर हो गया, उसको लीवर का कैंसर हो गया। इसके जो मुख्य कारण है वो हमारा खान-पान है। दूसरा फैटी लीवर, हम सभी लोग सोनोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी में लिखा होता है फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, हम उसे छोड़ देते हैं, उसको बिल्कुल भी काम नहीं करते। फैटी लीवर होने का मुख्य कारण होता है हमारा मोटापा। दूसरा हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होना, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में अब लीवर कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो कैंप हमने रखा है, इस कैंप में एक फैसिलिटी बहुत अच्छी बनी है जिसे हम लोग कहते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन जो है पिछले हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। राजस्थान में पहली बार एसएनएस हॉस्पिटल में शुरू हुआ है, उसकी मशीन इंस्टॉल हुई है। फाइब्रोस्कैन के माध्यम से हम लोग लीवर की थिकनेस और हार्डनेस को पकड़ते हैं। बिकॉज सोनोग्राफी से खाली ये पता लगता है कि फैटी लीवर है
हार्डनेस और थिकनेस है उसको पकड़ने के लिए होता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन में अगर आपकी लीवर थिकनेस ज्यादा है यानी कि आपको आने वाले वर्षों में लीवर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है, तो हम उसे कैसे कम करें? हम बेसिकली उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, सिर्फ डाइट को रेगुलेट करते हैं, खाने में कार्ब कम करते हैं, प्रोटीन को बढ़ाते हैं, प्लस वजन को कम करते हैं, जिससे हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन हमारी लाइफ में रूटीन लाइफ में ऐसा होता है कि हमें गुस्सा भी बहुत आता है हम सब लोगों को, हम चिड़चिड़ भी करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स में बात करती है कि गॉसिपिंग करना, तो जब भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो बहुत हमारा दिमाग शांत होना चाहिए। चाहे जिंदगी का पार्ट है, परेशानियाँ उलझने ये हमेशा रहेंगी। अक्सर जो दादी नानियाँ होती थी कहती थी कि पानी तो बैठ के पी लो कम से कम, तो इसीलिए बोला जाता था कि जब भी हम लोग बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, खाना तो बैठ के खा लो। अरे खाना तो शांति से खा लो, मतलब दिमाग के सारे जोन उस वक्त बंद हो कि हम खाना खा रहे हैं। मतलब खाना इट्स अ प्रसाद, मतलब वो हम जितनी भी मेहनत करते हैं तो उसके लिए खाने के लिए करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, तो उसको शांति से खाएं, एकदम शांत मन से खाएं, तो आधी बीमारियां तो मुझे लगता है वैसे ही दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं, आप योग को बहुत प्रमोट करते हैं, आप खुद भी बहुत अच्छा योग करते हैं। सुबह डॉक्टर साहब 3:30 उठते हैं और हाँ ये सच बात है। और ये सबसे पहले हनुमान जी का इनाम लेते हैं, इवन 21 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और उसके बाद सबकी आगे की लाइफ शुरू होती है। तो मैं भी ये कहती हूँ कि जिंदगी में अध्यात्म और योग दो चीजें बहुत जरूरी है। अगर हम योग की बात करते हैं तो योग को आप मधुमेह या डायबिटीज से कैसे कनेक्ट करते हैं? और डेफिनेटली योग का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योग है। बाकी कहता है योग करेंगे लोग, जो लोग योग करते हैं उनकी तो लाइफ बिल्कुल बढ़ती है, एज की बढ़ती है, तो सब बीमारियों से हमेशा दूर रहते हैं। आज की अगर हम बात करें, आप काफी लोगों को योग करना नहीं आता, मैं कहता योग करो, कहता मैं प्राणायाम कर रही है, तो प्राणायाम बेसिकली योग का पार्ट है। आज हम घर में कोटी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन कराते हैं, तो सबसे पहले तो हम धरती माँ की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, वास्तु शास्त्र की पूजा करते हैं, फिर गणेश जी की आराधना करते हैं, फिर हवन की शुरुआत होती है, क्लास में आहुति होती है। उसी तरह से योग की जो शुरुआत होती है आसन के साथ होती है। आसन करने का प्राणायाम होता है, प्राणायाम के बाद मेडिटेशन यानी कि ध्यान होता है। लेकिन 90% लोग इसको योग मानते हैं, दिस इज नॉट योग, ये योग नहीं है। नाक से हवा खींचने से योग नहीं होता है। पहले तो हमें आसन करने ही होंगे। आसन में सूर्य नमस्कार हो गया, त्रिकोणासन हो गया, वज्रासन हो गया, वhatever जितने भी आसन हमें करने होते हैं। बिकॉज जितने भी लोग जब सुबह उठते हैं तो नकारात्मक भाव के साथ उठते हैं। जो कहता है कि मैं सुबह पॉजिटिव भाव के साथ उठता हूँ, सकारात्मक भाव के साथ उठता हूँ, उस सारे के सारे लोग खुद के साथ दूसरे के साथ मिलते हैं। बिकॉज रात को किसी को सपना देता है, किसी को भूत दिखाई देता है, किसी को सुबह आता है मेरी बाइक नहीं है कि मेरा काम कैसे होगा, किसी को बिजनेस का प्रेशर दिखता है, किसी को टारगेट का प्रेशर दिखता है, किसी को शेयर मार्केट दिखता है। यानी कि जब आदमी की आंखें खुलती है तो नेगेटिव भाव के साथ उठता है। कोई भी आदमी सकारात्मक भाव के साथ नहीं उठता है। तो इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए योग करना अत्यंत आवश्यक होता है। योग करने से डायबिटीज का खतरा कम होता है। यहाँ पर बहुत सारे जने हैं और वैसे आप लोगों में से कोई भी डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। सभी लोगों को मेरा जय श्री राम। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। मैं वर्तमान स्कूल का सेक्रेटरी हूँ। आप वर्तमान स्कूल से पढ़े हुए हैं, इसके लिए आपको जैन समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो डायबिटीज के बारे में खान पान से संबंधित जो बातें बताई है, मैं चाहता हूँ आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर बच्चों का भी मार्गदर्शन करें ताकि वो अपना खान पान सुधार सके और इस डायबिटीज से बच सके। मेरा यह छोटा सा निवेदन है। मैं तो सारे स्कूल्स कवर करता हूँ। मैंने वर्तमान में लास्ट ईयर किया था और इस वर्ष मैं करना चाहूँगा। बिकॉज हमेशा नई आइडियाज आती रहती हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं।
अप्रिशिएट करें बिकॉज प्यारे प्यारे बच्चों ने जो चीजें बनाई है डेफिनेटली बहुत अच्छी बनाई है। आप लोग के लेफ्ट साइड में नहीं दी है तो वो राइट साइड में लगा दें बिकॉज इससे क्या होता है कि बेसिकली पूरे जो परिवार है बिल्कुल शिक्षित हो जाता है। दादा दादी नाना नानियाँ फैमिली मेंबर्स ये जो पेंटिंग बनाई है जिन बच्चों ने उनमें से अभी यहाँ पे उपस्थित है क्या? बहुत सारे बच्चे आए ना या उनके पेरेंट्स होंगे? पेरेंट्स तो है बच्चे हैं ना, तो बच्चे भी एक बार बच्चे आ रहे हैं पेंटिंग्स लेके। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत लोगों को एक स्टाइल के बारे में बताया। कुछ मेरे नोन है जो ऑलरेडी डायबिटिक है और वो ये बोलते हैं कि हमारी दवाइयाँ कब बंद हो जाएगी इसकी, तो ये बहुत अच्छी सवाल है कि कितने दिन दवाइयाँ लेंगे तो ये हमारी बीमारी कब शरीर से चली जाएगी, तो इस बारे में प्लीज गाइड करें सर। ये दवाई की बात कहना बहुत मुश्किल है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ दवाई की संख्या ही कम हो जाएगी। जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। या तो दिन में 2 बार या 3 बार दवाइयाँ ले रहे हो, एक बार या डोजेस जैसे 2 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम रहे डोज काफी कम हो जाएगी। उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट को चेंज करना और नियमित रूप से व्यायाम करना, पैदल चलना और प्लस साथ में रात में आराधना प्रार्थना साधना करना बिकॉज उससे तनाव काफी कम हो जाता है। बिकॉज आज की तारीख में जिनका एज ग्रुप 50+ है उनके अंदर भी तनाव बहुत ज़्यादा है बिकॉज उनके अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा है कि बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई और मेरा क्या होगा। ये मतलब रोज का सवाल है, मैं रोज सुनता हूँ ये रोज की प्रॉब्लम्स है कि अब मेरी नहीं चलती, अब मेरी गवर्नमेंट चेंज हो गई है बिकॉज पहले मेरा कार्यकाल था, मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, पता नहीं जो वो खिलाता है वो मुझे खाना पड़ता है, तो वटेवर जो भी है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करें और हमेशा सकारात्मक भाव के साथ जिए, जैसे भी जिए अच्छे से जिए। मैं तो यही कहता हूँ हमें ऐसे कदम चलने चाहिए कि हमारे पैर के निशान बन जाए, जीवन हमारे हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हमेशा विशाल बन जाए। सर नमस्कार। सर इतना सा बताएं कि एक्चुअली में हम लोग खाना 2 बार 3 बार एक कट्टा खाने का जो समय होता है वो लेकिन किसी का भी सही नहीं होता मेरे हिसाब से। वो भी बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट करता है बॉडी पे। तो मॉर्निंग में जैसे उठते हैं तो किसी का 7 बजे नाश्ते का टाइम होता है, 10 बजे का होता है, कोई सीधा खाना भी खाता है, फिर दिन भर भूखा रहता है, शाम को खाता है। एक वो सही मतलब क्या टाइम होनी चाहिए अपने को? देखिए वैसे तो सुबह के नाश्ते का समय या ब्रेकफास्ट का समय या कलेजे का जो समय होता है वो 7 से 9 बजे का होता है बिकॉज जब 7